आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के गीता कॉलोनी में देर रात पुलिस और पब्लिक के बीच खूब तू मैं हो गई। लोगों की भीड़ ने पुलिस के एक अधिकारी को घेर रखा था और उनसे सवाल जवाब करने में लगी थी। पुलिस अधिकारी भी रह रहकर लोगों को कानून सिखाने से बाज नहीं आए। लोगों ने पुलिस वाले के साथ काफी देर तक नोकझोंक की। पुलिस वाला भीड़ को समझाने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बार बार लोग पुलिस वाले को कानून की दुहाई दे रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला मवेशियों की तस्करी से जुड़ा है। 4 ट्रकों में गाय और भैंस तस्करी के लिए जा रहे थे। इस बात की भनक लोगों को लग गई। लोगों ने जब ट्रक ड्राइवर से पूछा तो उसने भी कबूल कर लिया, लेकिन मामले की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को दखल न देने की बात कही, जिससे हंगामा शुरू हुआ। तिहाड़ जेल में शरीजुद्दीन नाम के कैदी ने खुदकुशी कर ली। बैरक नंबर 8 में बंद इस कैदी ने खिड़की से लटक कर फांसी लगा ली। शरीजुद्दीन अपनी बीवी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। हालांकि परिजन इस मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार की सुबह से शुरू हुई तेज बारिश थम गई है। बारिश से सेना के राहत और बचाव के कामों पर ब्रेक लग गया था, लेकिन बारिश रुकते ही सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के काम फिर से शुरू कर दिए हैं। इससे पहले बारिश की वजह से रेस्क्यू में लगे हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान नहीं भर पा रहे थे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित बचाकर सही जगह तक पहुंचाया जा चुका है, जबकि अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी हजारों लोग बाढ़ के बीच घरों में फंसे हुए हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जवान घरों में फंसे लोगों को पानी और श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी हजारों लोग बाढ़ के बीच घरों में फंसे हुए हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जवान घरों में फंसे लोगों को पानी और खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे हैं। घरों के बाहर 8 से 10 फीट तक पानी भरा है। श्रीनगर में बाढ़ के बीच घरों में फंसे कई लोगों को सेना के जवानों ने खिड़कियों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इनका आधा घर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। श्रीनगर के एक इलाके में कुछ लड़कियों और लोगों को बाढ़ से घिरे घर में ये लोग भूख से बेहाल थे, जिन पर अचानक रेस्क्यू टीम की नजर पड़ी और फिर इन तक जरूरी सामान पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में फंसे केरल के कई पर्यटक सुरक्षित वापस लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सैलानियों ने खुशी का इजहार किया। कश्मीर में आई त्रासदी से बचकर कई लोग घर लौट रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 3 परिवार सुरक्षित घर लौटे। यूपी के जौनपुर के 10 लड़के श्रीनगर से सकुशल लौट गए। वहीं उदयपुर की इंजीनियरिंग की छात्रा भी सुरक्षित घर लौटी है। दिल्ली बीजेपी ने राहत सामग्री से भरे ट्रक जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किए। इन ट्रकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयां। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली में JMI स्टूडेंट यूनियन ने राहत कैंप लगाकर लोगों से दवाइयां, कंबल, गर्म कपड़े दान देने की अपील की। तबाही के चलते जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को करीब 5,500 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बारिश और बाढ़ की त्रासदी को लेकर कश्मीर में हजारों करोड़ के नुकसान का आकलन एसोचैम ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई तबाही की वजह से अपना जन्मदिन मनाने से इंकार कर दिया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि 17 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति गुजरात में होंगे। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, लेकिन उस दिन उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट निर्देश दे कि वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते हुए उसकी तस्वीर सामने आई। अलीगढ़ के मड्राक इलाके से 5 सितंबर को लापता हुई नाबालिग लड़की की अर्धनग्न हालत में जंगल से लाश मिली। घासीपुर के जंगल में लड़की का आधा शरीर जमीन में दबाया गया था। 9वीं में पढ़ाई करने वाली लड़की सब्जी लाने घर से निकली थी। आखिरी बार उसे गांव के 2 लड़कों के साथ देखा गया था। लड़की के घर वालों ने मड्राक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की को अगवा करने के बाद उसका गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। कानपुर के काका देव इलाके में मंचलों के डर से 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल जाने से मना कर दिया। 8-10 मंचले लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक देने की धमकी दे रहे हैं।
अमेठी में राजमहल की लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। संजय सिंह और अमिता सिंह के विरोध में अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। अमिता सिंह और संजय सिंह के अमेठी पैलेस पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने गरिमा सिंह के समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने संजय सिंह और अमिता सिंह को महल में घुसने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद आई पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए लाठियां चलाई और हवाई फायरिंग भी की। वहीं गांव वालों के हमले में एक पुलिस वाले की मौत होने के बाद पुलिस का तांडव दिखा। अपने साथी की मौत से बौखलाए पुलिस वालों ने आपा खो दिया। पुलिस वालों ने घर में मौजूद महिलाओं की भी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। कई पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए। वहीं डीएम ने कहा कि हमले में सिपाही की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय सिंह और अमिता सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दरअसल ये पूरा विवाद करोड़ों की संपत्ति को लेकर है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म की लड़कियों को फंसाकर शादी करने के अलग अलग रेट तय हैं। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। अगर जैन की लड़की को फंसाएंगे तो 8 लाख रुपया। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि लव जिहाद के लिए अरब देशों से फंडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहचान बदलकर शादी करने के लिए मुस्लिम लड़कों को भारी भरकम रकम दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जहां लव जिहाद से ही अनजान दिखे, वहीं उनकी ही पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लव जिहाद बड़ी समस्या है जिस पर रोक जरूरी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर भी विवादित बयान दिया और कहा कि यहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि साक्षी महाराज पहले मदरसे में दाखिला लें, फिर उन्हें समझ आएगा कि वहां क्या पढ़ाई होती है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी विवादित बयान दिया। मेनका गांधी ने कहा कि अवैध कसाईखानों की कमाई से पैसा आतंकवादियों के पास जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के 25 साल के गठबंधन पर तलवार लटकने लगी है। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में गतिरोध बरकरार है। आलम यह है कि बीजेपी के साथ सीटों पर तालमेल के लिए होने वाली बैठक शिवसेना ने रद्द कर दी। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रही है। ऐसे में बीजेपी से गठबंधन टूटने का अंदेशा जताया जाने लगा। बीजेपी शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तकरार है। उद्धव ठाकरे पहले ही खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा और हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब भी मुख्यमंत्री पद के हमारे नेता है। शिवसेना सीएम पद का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी को इस पर ऐतराज है। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी शिवसेना विवाद पर राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सावना में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा गया। संपादक संजय राउत ने लिखा कि मोदी की लोकप्रियता फेल हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज बैठक हो सकती है। आखिरी फैसला एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 1 महीने का ही समय बचा है, लेकिन सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 144 सीटों पर एनसीपी दावा कर रही है। पहले खबर थी कि कांग्रेस 124 सीटों देने को तैयार है, लेकिन बात बन नहीं पाई। 2009 में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आज महाराष्ट्र के 7 निर्दलीय विधायक अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे एनसीपी के अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार से दरकिनार कर दिए गए मनमोहन सिंह को इस बार महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ आधिकारिक तौर पर गोरखनाथ मठ के महंत बन गए। गोरखनाथ मठ के महंत रहे अवैधनाथ के निधन के बाद यह जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। योगी आदित्यनाथ के अभिषेक के बाद महंत अवैधनाथ को समाधि दी गई। गोरखनाथ पीठ में महंत दिग्विजय नाथ की समाधि स्थल के बगल में अवैधनाथ का समाधि स्थल बनाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बाद आज 3 केंद्रीय मंत्री 100 दिनों के अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश करेंगे।
17 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति के दौरे से पहले भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों के घुसपैठ कर टेंट लगाने का मामला सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव की तुलना भगवान राम, परशुराम और कृष्ण तक कर डाली। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में उन्होंने बाबा रामदेव की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने तारीफ की तो बाबा रामदेव ने भी बीजेपी अध्यक्ष की शान में कसीदे पढ़े। बाबा रामदेव ने कहा कि शाह बोलने वालों में नहीं, करने वाले नेताओं में से हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का क्रेडिट बाबा रामदेव को भी दिया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में सेवा सदन का उद्घाटन किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में वाजपेयी की तरह हिंदी में भाषण देंगे। हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश का पालन नहीं करने के चलते 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। दरअसल सूचना आयोग में राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी को पब्लिक अथॉरिटी माना था और कहा था कि पार्टियां आरटीआई के दायरे में आती हैं, लेकिन इन दलों ने सूचना आयोग के निर्देश का पालन ही नहीं किया। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह का बंगला खाली कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पार्टी ने मीटिंग कर सोमवार को भारी संख्या में किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इससे पहले आरएलडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी ने बंगले का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था। यूपी के संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद सत्यपाल सैनी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। मायावती ने सभी जिला और लोकसभा कमेटियां भंग कर दी हैं। नया जोनल सिस्टम लागू किया है। 2 मंडलों को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी ने सड़कों की खस्ता हालत देखकर विरोध के तौर पर खुद फावड़ा चलाकर सिर पर बोझा ढोया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने जीत परचम लहराया। जेएनयू में अध्यक्ष पद पर आयसा के आशुतोष कुमार ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अनंत प्रकाश ने। अध्यक्ष पद पर आयसा के उम्मीदवार आशुतोष कुमार को 1386 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबीवीपी के उम्मीदवार को 944 वोट मिले। सचिव पद पर आयसा के चिंटू कुमारी को 1605, जबकि दूसरे नंबर पर है एबीवीपी उम्मीदवार को 791 वोट मिले। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। 2G घोटाले के आरोपियों से सीबीआई डायरेक्टर की मुलाकात के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने शनिवार को बंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल किया था। रेलवे घोटाले मामले पर आज दिल्ली की विशेष अदालत में आज से ट्रायल शुरू हो रहा है। यूपी के बिजनौर में एक घर में हुए ब्लास्ट में आतंकी संगठन सिमी का हाथ सामने आया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें आतंकी दिखे। आतंकियों की खोजबीन के लिए पुलिस ने इलाके में अभियान चला रखा है। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन के पास पुलिस की हैवानियत की तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस वालों ने एक मासूम बच्ची को लात घूंसों से जमकर पीटा। दरअसल पुलिस ने चोरी के आरोप में बच्चों को पकड़ा था और उसके बाद मासूम की बड़ी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। यूपी के गोंडा में पावर प्लांट के इंजीनियर की पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। पावर प्लांट के डिप्टी मैनेजर पर हत्या का शक। लखनऊ के पास साबरमती एक्सप्रेस में आर्मी के एक सिपाही से लूट का मामला सामने आया है। दिल्ली से पटना जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि आर्मी के सिपाहियों ने उनसे मारपीट की। यूपी के कानपुर में स्पेशल पुलिस की टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने ढाबे पर सरकारी चावल उतार रहे 3 ट्रकों को पकड़ा है। यूपी के बांदा में अवैध खनन इस समय चरम पर है। रात के 10 बजते ही अवैध खनन में लगे दर्जनों ट्रैक्टर बालू की ढुलाई में लग जाते हैं। बिहार के दरभंगा में एक नामी डॉक्टर पर महिला की किडनी निकालकर बेचने का आरोप लगा है। इलाहाबाद में कल डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
हरियाणा में चुनावी सरगर्मी के बीच शराब और वोट का खेल शुरू हो चुका है। गुड़गांव में पुलिस ने 3000 बोतल शराब जब्त की। बिहार के दरभंगा में प्रसाद खाने से बीमार हुए एक शख्स की मौत हो गई। जहरीला प्रसाद खाने से 100 लोग बीमार हो गए। गाजियाबाद में ट्रैफिक एसपी ने अपनी ही पत्नी का चालान काट दिया। मामला चौधरी बोर्ड का है, जहां पर चेकिंग के लिए ट्रैफिक मधुसूदन की तैनाती थी। यहीं पर मधुसूदन ने अपनी पत्नी का चालान काटा। यूपी के सरदना से विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में मत्था टेका। 7 साल में पहली बार डीजल के दाम घट सकते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। भारतीय गौ क्रांति मंच ने चंडीगढ़ में जन जागरण रैली निकालकर सभा का आयोजन किया। आतंकी संगठन आईएसआईएस के ब्रिटिश नागरिक डेविड हेंस का सिर कलम करने पर ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन ने आईएसआईएस को चेतावनी दी। ब्रिटिश नागरिक की हत्या की अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कड़ी निंदा की है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटिश नागरिक डेविड हेंस की मौत के लिए संवेदना जताई। नेतन्याहू ने कहा कि हमास, अल-कायदा, बोको हरम और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के आतंकी आपस में ही मिले हैं। बांग्लादेश की नेता विपक्ष खालिदा जिया के खिलाफ केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में जिया की याचिकाएं खारिज करते हुए केस चलाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की कोर्ट ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे इमरान खान और मौलाना ताहिर कादरी के समर्थकों को रिहा करने का आदेश दिया।